एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपन लोग सेल साइकिल समझने से पहले समझते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, सभी को पता है कि यार देखो, एक सेल का डिवाइड होना, चाहे वो 2 में हो चाहे वो 4 में हो, ठीक है, एक सेल का डिवाइड होना सेल डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, अब सेल डिवीजन सिर्फ बोलने बस में काफ़ी ज़्यादा सिंपल सुनाई दे सकता है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस होती है। ठीक है, अपन लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब डीएनए का डबल होना, उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए काफ़ी सारा, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, तो उनका सबका सिंथेसिस करना। उसके बाद में ऑर्गेनिल्स वगैरह का डुप्लीकेट होना, क्योंकि अगर एक सेल से 2 सेल बने हैं, ठीक है, तो सिर्फ डीएनए बस का या फिर न्यूक्लियस बस का डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म में जो भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिल्स हो या एक्स वाई जेड, कोई भी सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, उसका भी डुप्लीकेट होना बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अपन लोगों ने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनिल्स का डुप्लीकेट होना, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात अपन लोग करते हैं कि सेल डिवीजन हो क्यों रहा है। देखो, सेल डिवीजन होने का एकमात्र रीज़न है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो का गड़बड़ होना। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो का डिसबैलेंस होना, ठीक है, या फिर इसका अल्टरेशन होना। ठीक है, जो भी लिखा हो। अब इसका मतलब क्या था, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो क्या, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। देखो, हर एक सेल में एक पर्टिकुलर अमाउंट का न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर अमाउंट का साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, सपोज करते हैं एक सेल है जो 10 किलो का है। ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अपन सपोज करते हैं कि कोई सेल है वो 10 किलो का है। सपोज करते हैं उसका न्यूक्लियस 8 किलो का है और 2 kgs, ये दोनों मिलके न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके एक पूरा सेल बनाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि 10 kgs का है, जिसमें से 8 kgs का आपका साइटोप्लाज्म था और 2 kgs का आपका न्यूक्लियोप्लाज्म था। ठीक है, अब इन केस क्या होता है, समय के साथ बहुत सारी साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियस में रिएक्शन चलती है, ठीक है, या सेल एजिंग होती है, तो इनका रेशो डिसबैलेंस होने लगता है। ठीक है, ओवरऑल वेट इसका चेंज होने लगता है। सपोज करते हैं इसका 6 kgs होने लगेगा, इसका 4 kg हुआ या हो सकता है इसका 1 kgs हुआ, इसका 9 kgs हो गया। ठीक है, अपन लोग जस्ट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक का रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो डिसबैलेंस होने लगता है, अल्टर होने लगता है। तो ये एक सबसे पहली नीड है, या सबसे पहला क्राइटेरिया है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल डिवीजन होने का सबसे मेन रीज़न न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशो होना है। ठीक है, तो सेल डिवीजन का अपने को रीज़न पता चल गया कि सेल डिवीजन हो क्यों रहा है। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होगी, थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने पढ़ा था सेल साइकिल। अब देखो, अपन लोगों ने पढ़ा था कि बेसिकली सेल डिवीजन में होता क्या है कि सेल डुप्लीकेट हो रहा है। सेल डुप्लीकेट होने से पहले बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है या ऑर्गेनिल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें, क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम्स का सिंथेसिस हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अब ये एक साइक्लिकल मैनर में होगा। ठीक है, एक साइक्लिकल मैनर में होगा कि पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर क्रोमोसोम्स आपको अपीयर होंगे, तो ऐसे पूरा एक साइक्लिकल मैनर में चलेगा। ये पूरी एक साइकिल या एक पूरा साइक्लिकल चेंजेस जो बनाते हैं सेल साइकिल का सिंथेसिस कर देते हैं। ठीक है, वो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपन लोग उसको पूरा एक सेल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, अब इन जनरल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेल डिवीजन में क्या चीज़ें होती है। देखो, सेल डिवीजन को बेसिकली 2 चीज़ों में बांटा गया है।
पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज या माइटोटिक फेज। ठीक है, एम फेज या फिर माइटोटिक फेज आप लोग उसको बोल सकते हो। ठीक है, अपन इस चैप्टर में दो तरह के डिविजन्स पढ़ेंगे, एक होगा माइटोसिस, एक होगा मियोसिस। तो एम फेज में क्या होता है बेसिकली, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन प्रॉपर। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन लोग सेल डिवीजन प्रॉपर, कि प्रॉपर सेल डिवीजन क्या होता है। और इंटरफेस को बोलते हैं अपन लोग बिटवीन टू सक्सेसिव, ठीक है, दो सक्सेसिव एम फेज, मतलब दो सक्सेसिव प्रॉपर डिवीजन के बीच में जो फेज होगा उसको अपन लोग बोलते हैं इंटरफेस। इंटर यानी बिटवीन, और फेज यानी सच फेज, तो एम फेज वाला फेज है, तो उन दोनों के बीच में जो फेज होगा उसको अपन लोग बोलते थे इंटरफेज। ठीक है, सिंपल। सुनने में लग रहा है कि इंटरफेस बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इंटरफेस मेन प्रोसेस होती है पूरे सेल डिवीजन के अंदर। बेसिकली ये पूरी तैयारी होती है। ठीक है, सेल प्रिपेयर्स ईयर फॉर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर सेल क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। सेल यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। अगर सपोज करो ह्यूमन सेल जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमन सेल्स 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल्स 24 आवर में डिवाइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है अपन लोग, तो उसका जो सेल डिवीजन का टाइम है वो उसको 24 आवर्स लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 23 आवर्स तक इंटरफेस चलेगा और सिर्फ 1 आवर्स में आपका प्रॉपर सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे इतना कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, उसके अलावा भी एनसीईआरटी में और एग्जांपल्स दिए हुए कि ईस्ट वगैरह को कितना टाइम लगता है सेल डिवाइड करने के लिए, तो वो 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ईस्ट को 90 मिनट्स लगते हैं सेल को डिवाइड करने में, यानी एक सेल से दो या दो से चार जो भी उसको डिवाइड करने में जो टाइम लगता है एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में, वो 90 मिनट्स होंगे। और एनसीईआरटी 12th में दिया हुआ है जेनेटिक्स वगैरह में, शायद तक ई कोलाई का मुझे जहाँ तक याद है वो 20 मिनट्स है। ठीक है, उसमें 20 मिनट्स दिया हुआ है, एक बार आप कंसिडर कर लेना वो भी। तो अपन लोग उसको यहीं भी पढ़ लेते हैं कि इकोलाई ईस्ट का, ठीक है, एक का 20 मिनट्स, एक का 90 मिनट्स, और ह्यूमंस में 24 आवर्स। उसमें से भी जो मेजर प्रोसेस हो रही है वो इंटरफेस होगी, मैक्सिमम टाइम के लिए इंटरफेस होगी, कुछ ही टाइम में आपको 1 आवर्स में दिख जाएगा। ठीक है, जो विजिबल होती है मेनली प्रोसेस कि एक सेल से दो सेल हुआ वो आपका एम फेज होगा, सिर्फ जब सेल तैयारी कर रहा है वो पूरा इंटरफेस होगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अपन लोग पढ़ते हैं कि और इवेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो इंटरफेस में तो अपन लोगों ने इंटरफेस के बेसिकली 3 फेजेज हो गए। आपका जीवन फेज, जीवन से जाएगा एस फेज, देन G2 फेज। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि जीवन फेज से स्टार्ट हो रहा है, देन एस फेज, देन G2, यानी गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज, एंड देन G2 गैप 2 फेज। ठीक है, इसको G फॉर गैप है और एस इज फॉर सिंथेटिक फेज। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सी बार ये G1 से एस में जाने की बजाय G0 में चले जाता है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन स्टेज होती है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे, तो सिर्फ आप लोग यहाँ पर इतना ध्यान रख लेना। उसके बाद में यहाँ पर 4 फेजेस होंगे। ठीक है, 4 यहाँ पर फेजेस होंगे, टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एंड देन प्रोफेज। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 4। ठीक है, 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सिंपल, एम फेज के 4 फेज, उसके 3 फेज इंटरफेज के। अब अपन लोग इसकी डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले अपन लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। और वैसी बात है कि कोई भी एनिमल होगा, चाहे वो
जो एनिमल्स तो मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो सिंगल सेल या कितना भी बड़ा होगा वो सिंगल सेल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। जनरली जाइगोट्स वगैरह से स्टार्ट होता है कोई भी सेल हो एनिमल का। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। Growth and reproduction are characteristics of cells. Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to the two daughter cells each time they divide. Obviously बात है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by a growth and division of a single parental cell and its progeny. In the other words, such cycles of the growth and division allow a single cell to form a structure of consisting of मिलियंस ऑफ सेल्स। एंड अल्टीमेटली कहने की बात यही है कि सिर्फ बहुत से, चाहे वो एनिमल कितना भी बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सेल से वो स्टार्ट होता ही है, ठीक है, जो कि जाइगोट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नॉर्मल है। अगला है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल किसको बोलते हैं बेसिकली? तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेट्स, सेल की ग्रोथ होगी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल ग्रो करेगा साइज वगैरह में, also takes place. All these processes, that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure the correct division and formation of a progeny cells containing intact genome. ठीक है, ये सारे के सारे में एक साइक्लिकल मैनर में चलेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो उसी को आप लोग वही कंस्टिट्यूट करेगा आपका सेल साइकिल। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as a cell cycle। ठीक है, वो साइक्लिकल इवेंट जो कि सेल डिवीजन के अंदर हो रहे हैं वही कंस्टिट्यूट करता है पूरा सेल साइकिल। Although the cell growth in the terms of cytoplasmic increase is a continuous process, obviously बात है कि सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, all the time of cell age continuously, ठीक है, या पूरी सेल की एज होते होते हैं, या पूरा जब तक सेल डाई करता है तब तक वो पूरी ग्रोथ करता रहता है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। द डीएनए सिंथेसिस ओकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के स्टेज पे होता है। अपन लोग आगे बात करेंगे, वो एस फेज में होता है, तो अपन लोग इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. These events are themselves under genetic control. The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves undergo genetic control. Obviously बात है कि जो replicated DNA वगैरह होगा वो फर्दर जो स्टेजेस होगी सेल डिवीजन के अंदर उसमें अलग अलग होंगे, उसी के बारे में भी अपन लोग आगे पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, देखो बेसिकली सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, सेल साइकिल में सॉरी सेल डिवीजन में, ठीक है, दो फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, देखो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। और देन साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा देन साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस को बेसिकली इन्होंने फर्दर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटरफेज और एमफेज में, ठीक है, अपन लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ी सी। द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन द कल्चर। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, ठीक है, एक टिपिकल ह्यूमन सेल आपका 24 आवर में डिवाइड कर रहा है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने एक एवरेज लिया हुआ है, सेल टाइप से सेल टाइप डिफरेंट कर सकता है, ठीक है, टाइम वेरी कर सकता है। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, तो ईस्ट में 90 मिनट्स में डिवीजन हो रहा है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज, ठीक है, सेल साइकिल को बेसिकली दो बेसिक फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इंटरफेज और सेकेंड है आपका एम फेज या माइटोटिक फेज। अपन लोग बात करते हैं कि किस में क्या क्या हो रहा है। द एम फेज
रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ओकर्स, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन या सेल डिवीजन प्रॉपर एम फेज को ही बोला जाता है, इंटरफेज को नहीं बोला जाता है, ठीक है। एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। इंटरफेस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का टाइम इंटरफेस हो गया। It is significant to note that in 24 hours, the average duration of a cell cycle of a human cell, the cell division proper lasts only for about an hour. जो cell division proper है, मतलब आपका M phase है, वो सिर्फ एक घंटे के लिए होता है, एक आवर के लिए होता है, बाकी 23 आवर्स आपका इंटरफेस होता रहता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। एम फेज किससे स्टार्ट होगा? न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होगा, एंड देन फर्दर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा आपका, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी एक से दो न्यूक्लियस होंगे, और देन साइटोप्लाज्म होगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division, ठीक है। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोला जाता है, जिसमें कि सेल प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. The interphase is divided into three further phases. पहला है गैप वन फेज, देन सिंथेटिक फेज, देन आपका गैप टू फेज। अब देखो तीनों में होता क्या है, अब ध्यान से सुनना, तीनों में होता क्या क्या है। सबसे पहला है गैप वन फेज, ठीक है। अपन लोग पढ़ रहे हैं पर इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में सबसे पहला फेज है गैप वन फेज। इसमें सिर्फ सेल प्रिपेयर हो रहा होता है, सेल प्रिपेयर्स फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। सेल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने लगता है पर, ठीक है, थोड़ा बहुत बोला मैंने, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह स्टार्ट होने लगता है, एंजाइम वगैरह का सिंथेसिस स्टार्ट होने लगता है। देन आता है सेकंड नंबर पे एस फेज। एस फेज का नाम है सिंथेटिक फेज। यहाँ पर जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक होता है एस फेज का, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि डीएनए डबल हो जाता है। मैंने बोला डीएनए, क्रोमोसोम नहीं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। क्रोमोसोम का डबल होना अलग बात होती है और डीएनए का डबल होना अलग बात होती है, ठीक है। सिर्फ डीएनए के डबल बस होने से क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो जाएगा। तो सपोज करते हैं, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है कि सपोज करते हैं कि पहले किसी के पास 2C डीएनए था, ठीक है, तो अब उसके पास डबल होके 4C डीएनए हो जाएगा। सिर्फ इतना इसका मतलब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना है, ब्लंडर मत करना, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम डज नॉट डुप्लीकेट, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल, सपोज करो कि अगर सेल डिप्लॉयड था तो बाद में भी डिप्लॉयड ही रहता है, ठीक है। पहले अगर सेल डिप्लॉयड था तो बाद में भी डिप्लॉयड ही रहेगा, अगर पहले हेप्लॉयड था तो बाद में भी हेप्लॉयड ही रहेगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे G2 फेज की, ठीक है। इस G2 फेज में सारे के सारे ऑर्गेनिल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिल डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला था जीवन, जिसमें प्रिपेयर हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह स्टार्ट होने लगता है, सेल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। सेकंड है एस फेज, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेट नहीं होते, ना डुप्लीकेट होते, कुछ भी नहीं होता क्रोमोसोम के नंबर को। अगर क्रोमोसोम पहले 2N था तो अभी भी 2N ही रहेगा, ठीक है। अगर पहले डिप्लॉयड था तो अभी भी डिप्लॉयड ही है, वो सिर्फ डीएनए का नंबर डबल हुआ है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, अगर पहले 2C था तो अभी 4C हो जाएगा, अगर पहले 20 ग्राम था तो अभी 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। पहले 60 था तो अभी 120 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डीएनए का नंबर डबल होता है, ठीक है। G2 फेज में ऑर्गेनिल वगैरह डुप्लीकेट हो जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ, सेंट्रियोल वगैरह डुप्लीकेट होने लगते हैं इस फेज वगैरह से ही, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिल्स डुप्लीकेट होते हैं आपके G2 फेज में, ठीक है। यहाँ पर आ जाए इंटरफेस खत्म।
थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी, एक फेज होता है जी नोट फेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज। देखो क्या होता है, सारे के सारे सेल डुप्लीकेट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं कि जी नोट फेज में एंटर होते हैं और देन एस फेज में जाने की बजाय वो जी नोट फेज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टेज में होते हैं, डोरमेंट स्टेज में समझ लो, ठीक है। डोरमेंट स्टेज में होंगे, जब भी जरूरत होगी कि उसको डिवाइड करना है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो आपके स्किन के सेल्स है, अभी कंटिन्यूसली तो ग्रोथ नहीं कर रहे, सपोज करो अगर यहाँ पर कट लगा, ठीक है, तो वहाँ के सेल्स डैमेज हुए, वहाँ के सेल्स डैमेज हुए तो उसको सेंस होगा और वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। जब पूरा का पूरा स्किन वापस से बनने लगेगा, ठीक है, जब पूरा का पूरा स्किन वापस से कवर हो जाएगा तो सेल डिवीजन फिर से रुक जाएगा, यानी वापस से जी नोट फेज में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बॉडी के सारे सेल कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो वो सारे सेल्स जो डिवाइड हो सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन स्टेज में चले जाते हैं, वो तो आपका जी नोट फेज, ठीक है, क्वेश्चन स्टेज में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग जी नोट फेज। ये होता है आफ्टर जीवन, ये बात ध्यान रखना, आफ्टर जीवन फेज ये जी नोट फेज में एंटर हो जाते हैं। सिंपल। अब अपन बात करते हैं, पहले अपन लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं इसकी। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, द जीवन फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, माइटोसिस और जो डीएनए रेप्लिकेशन उसके बीच की फेज हो जाएगी। अगर ये टर्म समझ नहीं आती है तो समझ लो कि ये माइटोसिस है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इन दोनों के बीच की फेज हो गई जीवन, ठीक है। ये जो जीवन हुआ वो डीएनए रेप्लिकेशन और आपका माइटोसिस यानी एम फेज के बीच की फेज हो गई। सिंपल। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या। ड्यूरिंग द जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कंटिन्यूसली ग्रोज यानी सेल ग्रोथ होती रहती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में सिर्फ। अगला फेज है एस और सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग द विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये टर्म पहले भी एनसीईआरटी ने यूज की थी कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली चलती रहती है ऑल थ्रू द एज ऑफ सेल, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक फेज में होता है, वो सिर्फ एस फेज में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ठीक है, हर एक सेल का अमाउंट डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ अ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो फाइनली वो हो जाएगा 4C, ठीक है। अगर इनिशियली 2C थे तो 4C हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं यहाँ पर कि कोई इंक्रीज नहीं होता है, नो इंक्रीज इन दी डीएनए नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2 in number the chromosome at the G1 even after the S phase the chromosome remains same as that is 2n, ठीक है। सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेट नहीं होते हैं। सिंपल। इन द एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल सिर्फ एस फेज में डुप्लीकेट करता है, वैसे मोस्ट ऑफ दी और जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो आपके G2 फेज में डुप्लीकेट करेंगे। Central duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, the proteins are synthesized in the preparation for mitosis while the cell growth continues. The proteins are synthesized in the preparation for mitosis while the cell growth continues. Simple. आपके G2 phase में उसके बाद में दिया हुआ है some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. obvious बात है, जैसे कि हार्ट सेल्स वगैरह का डिवीजन, कार्डियक मसल सेल्स वगैरह का डिवीजन ऐसा नहीं हो रहा है। And many other cells divide only occasionally is needed to replace the cells that have been lost because of the injury or the cell death, ठीक है। बहुत सारी ओनली ओकेजनली, सिर्फ ओकेजनली होती है, जैसे मैंने बताया था स्किन सेल्स वगैरह। दिस सेल्स that do not further divide further exit G1 phase to enter the inactive stage called as a quiescent stage यानी G नोट phase, जिसको बोलते हैं अपन लोग ऑफ द सेल साइकिल। The cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल यहाँ पर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर सेल की डेथ नहीं हो रही है,
सिर्फ सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और वो भी कब तक, जब तक उसको बोला नहीं जाता है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो जी नोट फेज से एग्जिट होकर वापस से सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। सिंपल है। इन द एनिमल्स, इन एनिमल्स द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। ठीक है, देखो अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन एंड दूसरा होगा मियोटिक सेल डिवीजन। देखो, जितने भी डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स होंगे, ठीक है, वो आपके होंगे माइटोटिक डिवीजन करेंगे, और जो भी जर्म सेल्स होंगे, जर्म सेल्स होंगे मतलब जो गैमेट का सिंथेसिस करते होंगे वो वाले सेल्स, उनको जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, वो जो गैमेट्स का सिंथेसिस करेंगे वो करेंगे मियोटिक डिवीजन। ठीक है, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जितने भी सोमेटिक सेल्स होंगे, सोमेटिक सेल्स मतलब कौन से, जर्म सेल्स को छोड़ के सारे के सारे सेल्स सोमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं बॉडी में बेसिकली, एक जर्म सेल्स, एक सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स मतलब वो मतलब जो जर्म सेल्स को छोड़ दो, मतलब जो गैमेट्स का सिंथेसिस नहीं कर रहे, वो बाकी सारे सेल्स आपके सोमेटिक सेल्स हुए। और जो जर्म सेल जो कि गैमेट्स का सिंथेसिस करेंगे, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो oocytes हो, ठीक है, दोनों का किसी में सिंथेसिस करेंगे और जर्म सेल्स हुए तो वो मियोटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना कि सिर्फ सोमेटिक सेल्स माइटोटिक डिवीजन करते हैं, सोमेटिक सेल्स में मियोटिक डिवीजन नहीं पाया जाता है। So in animals, the mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. However, there are few exceptions to this where the haploid cells divide by the mitosis. ठीक है, कुछ exceptions भी हैं कुछ एनिमल्स में, ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, कुछ एनिमल्स में जहाँ पर डिप्लॉयड हेप्लॉइड सेल्स भी माइटोटिक डिवीजन करते हैं। इन जनरल डिप्लॉयड सेल्स ही माइटोटिक डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज। ठीक है, मेल हनी बीज का 12th में एग्जाम्पल दिया हुआ अच्छे से, तो आप लोग वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन द प्लांट्स। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ इसके पहले वाले पोर्शंस में कि कैसे होता है प्लांट्स में, वहाँ पर माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों में हो रहा है। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज इन स्टेजेस टू द माइटोसिस सीन इन द हेप्लॉइड सेल्स। ठीक है, अगला है एम फेज। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन लोग सेल डिवीजन प्रॉपर। यहाँ पर पहली लाइन और पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, द एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल सेल डिवीजन का बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड होता है एम फेज। सिंपल, ये पूछा हुआ लाइन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एम फेज में। एम फेज में सबसे पहला था प्रोफेज। देखो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, सेल डिवीजन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब थोड़ा सा इमेजिन करके चलना कि होता क्या होगा। देखो सबसे पहले अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले जो आपका न्यूक्लिक मटेरियल है वो कंडेंस होने लगेगा। ये जो क्रोमेटिन है, बेसिकली यहाँ पर क्रोमेटिन बोल देना चाहिए मुझे, जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कंडेंसेशन होगा, उसका क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा सबसे पहली बात। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रोफेज होता है सबसे पहली फेज, वहाँ पर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको क्रोमोसोम्स दिख सकते हैं, क्रोमोसोम्स कैन बी प्रेजेंट या कैन बी सीन। क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, दिख सकते, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दिख सकते हैं वो बात एक अलग हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब क्या, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अल्टीमेटली। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ठीक है, वो चौथी बात, आपके ऑर्गेनिल्स
डिसअपियर होने लगेंगे एट द लेट प्रोफेज, ठीक है। लेट प्रोफेज में मतलब जब तक प्रोफेज खत्म होगा तब तक आपके मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेल से वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, डिसअपियर होने लगेंगे मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेल्स, जैसे कि आपके ई कोलाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह, सॉरी ई आर वगैरह, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये आपको डिसअपियर होने लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेंट्रियोल वगैरह रहेगा वो अपोजिट एंड पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होगा वो अपोजिट पोल पे स्टार्ट होने जाने लगेगा, ठीक है। तो ये पहली फेज हो जाएगी आपकी प्रोफेज। एम फेज की जो पहली स्टेज है वो है प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आएगा मेटाफेज। देखो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर क्रोमोसोमल स्टडीज, ठीक है। क्रोमोसोमल स्टडीज करने के लिए बेस्ट फेज माना जाता है मेटाफेज। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन हियर, ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पर सबसे अच्छे से दिखाई देते हैं कौन से फेज में? मेटाफेज में, ठीक है। कभी भी क्रोमोसोम वगैरह हमेशा नहीं दिखा देते, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह दिखेगा, वो कंडेंस होने की वजह से आपको क्रोमोसोम यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहली चीज जो मेटाफेज आपको याद रखना है वो यही रखना, आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए जब भी मेटाफेज आए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सबसे अच्छे से दिख सकते हैं मेटाफेज के अंदर। यहाँ पर ही स्टडी होती है, क्रोमोसोमल स्टडीज जितनी भी होती है मेटाफेजिक स्टेज में होती है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात जो रखनी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कंप्लीटली, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये सेल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या होता है पता है? सेंट्रियोल होते हैं किसी भी सेल के स्पाइडरमैन, ठीक है। जैसे स्पाइडरमैन वेब शूटिंग नहीं करता है, ठीक है, वैसे ही सेंट्रियोल्स भी वेब शूटिंग करते हैं, ठीक है। वो वेब किसकी होती है? स्पिंडल फाइबर्स की होती है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स की वेब शूट करते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे कुछ, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पर आकर अरेंज होने लगते हैं, मतलब उसके सेंटर पर आकर अरेंज होने लगते हैं। सेल के सेंटर पर आकर अरेंज होने लगते हैं, इक्वेटर पे आकर अरेंज होने लगते हैं। जिस जगह पे अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, तो ये मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज होने लगते हैं, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया, क्रोमोसोम यहाँ पर बेस सीन होते हैं और मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज होने लगते हैं, ठीक है। जो आपके सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं वो दोनों पोल पर मूव हो जाते हैं और उनसे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ऐसे अपीयरेंस को, ठीक है, ऐसे सेंट्रियोल्स के अपीयरेंस को अपन लोग बोलते हैं, बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर्स इससे निकल रहे हैं उसको अपन लोग बोलेंगे एस्ट्रल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टार लाइक अपीयरेंस होने लगता है उसका, एस्ट्रल फाइबर्स दिखते हैं अपने को यहाँ पर दिखते हैं। तो ये हो गया आपका मेटाफेज। अब अपन लोग बात करते हैं अगले फेज की, जिसका नाम है एनाफेज।
ठीक है। एनाफेज का मतलब क्या हुआ? एनाफेज का मतलब है कि जो भी क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज होने लगे थे वो डिवाइड होने लगेंगे। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोम स्टार्ट्स डिवाइडिंग, तो जो भी उनके क्रोमेटिड्स होंगे स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ठीक है, बेसिकली अगर इसको अपन लोग लिखें डिटेल में तो क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स होंगे वो अपोजिट पोल पे मूव होने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये थे आपके सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये अटैच हो गए थे किससे? आपके ये अटैच हो गया था आपके क्रोमोसोम से। अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम के नंबर, सपोज करें आप कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब वैसे तो क्रोमोसोम ऐसे सिंगल होता, ठीक है, लेकिन डीएनए का नंबर डुप्लीकेट कर गया तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे होंगे, 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे होंगे। और इसके पहले अपन लोगों ने सेल में पढ़ा था कि जो क्रोमेटिड्स है बेसिकली, या जो भी क्रोमोसोम है उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। ठीक है, तो जो भी एस्ट्रल फाइबर्स होंगे या जो भी स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली होंगे जो आपका सेंट्रोल प्रोजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर होगा वहाँ पर वो प्रोजेक्ट करेगा। तो हर एक क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमेटिड्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम्स के 2-2 क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे होंगे क्योंकि डीएनए का नंबर डुप्लीकेट कर चुका है। अब ये अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो आपको अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो कैसी दिखाई देगी? जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो आपको दिखाई देगी कुछ कुछ ऐसी। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनएफएस का कि जो क्रोमेटिड्स है वो मूव टू दी अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड्स होंगे वो आपको ऐसे मूव करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्रोमेटिड्स अपोजिटली मूव करते हुए दिख जाएंगे। ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। अगला जो फेज है वो है टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज जो है डिनोट्स द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज जो वो एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों क्रोमेटिड्स अपोजिटली मूव कर गए तो यहाँ पर जो होगा नया न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगा। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स अपीयरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक सेल मिलेगा, एक सेल में ऐसे न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखेगा 2 और उसमें 2 न्यूक्लियस दिखने लगेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह होगा, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप दिखने लगेगा। उसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे स्टार्ट्स रीअपियरिंग। ठीक है, जो भी सेल ऑर्गेनेल आपको प्रोफेज के टाइम पे डिसअपियर हो चुके थे वापस से वो अपीयर होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, गोल्जी अपरेटस वगैरह, ईआर वगैरह।
ठीक है, आपको दिखेंगे। उसके अलावा आपको जो यहाँ पर मिलेगा न्यूक्लियर एनवेलप दिखने लगेगा, सेल ऑर्गेनेल दिखने लगेंगे, सेंट्रियोल वगैरह डिसअपियर होने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको दिखने लगेगी। और जो सेल रहेगा वो स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल जो होगा साइटोकाइनेसिस के लिए, मतलब साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए स्टार्ट करने लगेगा, प्रिपेयर करने लगेगा। ठीक है, ये आपका टीलोफेज हो जाएगा। ठीक है, चारों फेज हो गए। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ शॉर्टली। पहला जो क्रोमेटिन, पहला जो एम फेज है वो प्रोफेज है, उसमें क्रोमेटिन वगैरह आपको दिखने लगेंगे, कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेगा, क्रोमोसोम वगैरह दिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप क्रोमोसोम कैन बी सीन, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर डिसअपियर होने लगेगा और पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है कौन से, प्रोफेज के स्टेज में। उसके अलावा ऑर्गेनिल वगैरह आपको डिसअपियर होने लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज की खासियत क्या, सबसे पहली बात मेटाफेज से जो आपको दिमाग में याद होना चाहिए वो है कि क्रोमोसोम यहाँ पर सबसे क्लियरली विजिबल होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोमल स्टडीज इसी फेज में होती है। कौन से, मेटाफेज के अंदर। सबसे पहली बात मेटाफेज से जो आपको याद आनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा और जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो एक इक्वेटर पे आके अरेंज होने लगेंगे और आपके जो सेंट्रल्स के एस्टल फाइबर्स वगैरह, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह उनसे जाके अटैच होने लगेंगे। ठीक है, जहाँ पर वो इक्वेटर पे अरेंज हुए उसको, उस प्लेन को बेसिकली अपन लोग बोलते हैं आपका मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, उस प्लेन को अपन लोग बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट। उसके बाद जो अगली स्टेज है वो एनाफेज है। एनाफेज का मतलब अल्टीमेटली जो दो क्रोमोसोम्स मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हुए थे वो अपने अपोजिट पोल पर मूव होने लगेंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स से बेसिकली दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस से डिटेच होने लगेंगे। ठीक है, एस्ट्रल फाइबर जो जाके अटैच होता है वो क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर पे जाके अटैच होता है, ये बात ध्यान रखना, काइनेटोकोर पे अरेंज होता है, अटैच होता है, तो वो डिसअपियर होने लगते हैं, सॉरी अपोजिटली मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये एनाफेज का हो गया। और टीलोफेज का होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वापस से अपीयर होने लगता है और जो भी ऑर्गेनेल वगैरह डिसअपियर होते हैं प्रोफेज के स्टेज के टाइम पे वो वापस से रीअपियर होने लगते हैं। ये हो जाएगा आपका टीलोफेज। अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सबसे पहला फेज दिया हुआ मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज। अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called as a equational division. ठीक है, देखो होता क्या है जो आपका माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेल से अपने को कितना सेल मिला है, दो सेल। ठीक है, इस एक सेल से अपने को कितने सेल्स मिले, दो सेल्स। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है, अगर यहाँ पर 2n था तो यहाँ पर भी 2n होगा, अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर भी n होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम मिला है। ठीक है, इक्वेशनल मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर मिले हैं अपने को, तो इसीलिए उसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होती। उसकी अगर कोई भी सेल है उसका प्लॉइडी चेंज नहीं होता तो उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे अपन लोग। तो इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। अगर वो डिप्लॉइड अगर हुआ है तो अगला सेल भी डिप्लॉइड बनेगा, अगर वो हेप्लॉइड था तो अगला सेल भी हेप्लॉइड ही बनेगा। Though for the convenience of mitosis can be divided into 4 stages of a nuclear division, karyokinesis, it is very essential to understand that the cell division is a progressive process. ठीक है, cell division एक progressive process है and very clear cut lines cannot be drawn between the various stages. Karyokinesis involves the 4 stages. Obviously बात है कि cell division एक continuous process है मतलब किसी एक चीज को देख के आप लोग नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर ये फेज खत्म हो गया, यहाँ पर वो फेज चालू हो गया। ठीक है, वो एक ट्रांजिशन फेज होता है बीच में, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली वैसे डिवाइड कर दिया गया उसको। 4 फेज है, सबसे पहला प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में जो अपने को याद रखने वाली चीज़ें वो ये पॉइंट्स है। ठीक है, जो एनसीईआरटी ने अलग से पॉइंट आउट करके लिखे हुए ये तो पॉइंट्स है, वो अपने को मेनली याद रखना है।
पहली चीज क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस, यानी जो आपका क्रोमेटिन होगा वो कंडेंस होने लगेगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, और दिख भी सकते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स, ठीक है, यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम होंगे दो क्रोमेटिड्स के आपको दिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब डीएनए का नंबर डुप्लीकेट हुआ है तो क्रोमोसोम तो उतने ही थे, अगर 46 क्रोमोसोम पहले थे तो अभी भी 46 क्रोमोसोम से, लेकिन डीएनए का नंबर डुप्लीकेट हुआ तो वो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स होंगे वो भी डबल हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम तो एक ही लेकिन क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे। अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। द सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल आपका बेसिकली उसका जो यूनिट होगा सेंट्रोसोम, विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस, इंटरफेस के टाइम पे जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था वो अपोजिट एंड पर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, begins to move towards the opposite poles of the cells. Each centrosome radiates out the microtubules called as esters, ठीक है, हर एक जो सेंट्रोसोम है बेसिकली वो मिलके बना तो माइक्रोट्यूब्यूल से ही है, अपन लोगों ने सेल में पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ फाइबर्स रिलीज होंगे, उनको एस्ट्रल फाइबर्स बोलेंगे अपन लोग, या स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हो। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स अ माइटोटिक अपैरेटस, ठीक है, दो एस्टर्स बेसिकली, एक ये वाला सेंट्रोसोम एक ये वाला सेंट्रोसोम, दोनों एस्ट्रल फाइबर्स मिला के ओवरऑल उसको माइटोटिक अपैरेटस बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन लोग पढ़ते थे प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलोज द एस एंड जी टू फेज, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, उसके बाद में होता है एस और जी टू फेज के बाद में हो रहा है। इन द एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, ठीक है, जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना था वो इंटरवाइंड था, पूरा डिस्टिंक्ट नहीं था। द प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation, ठीक है, chromatin condensation के टाइम पे जो भी उलझा हुआ था डीएनए वो वैसे untangled होने लगता है, ठीक है, सुलझने लगता है। The centrosome which had undergone duplication during the S phase of interphase now begins to move towards the opposite poles of the cell. The completion of the prophase can thus be marked by the following characteristic events, ठीक है, आपको जो याद रखना अभी भी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सिर्फ जो पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिया हुआ है 1 और 2 वो आपको याद रखना प्रोफेस के अंदर सिर्फ, ठीक है। The cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिल्स वगैरह डिसअपियर होने लगते हैं प्रोफेस के एंड तक, यानी लेट प्रोफेस तक सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ अर्ली प्रोफेस का, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम वगैरह दिखने लगते हैं, दो क्रोमेटिन्स वगैरह आपको दिखने लगते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि डैश डैश दिखने लग रहा है, यानी डिसअपियर होने लगता है। लेट प्रोफेस तक पूरी तरीके से डिसअपियर होने लगता है, आपको क्रोमोसोम वगैरह क्लियरली सीन दिखने लगते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, और मेटाफेज तक ट्रांजिशन होने लगता है, एस्ट्रल फाइबर्स वगैरह उससे अटैच होने लगते हैं। अभी ये मेटाफेज नहीं हुआ है, ट्रांजिशन हुआ हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन फेज है प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में। ये मेटाफेज का डायग्राम है जहाँ पर एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं, इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, ठीक है, आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स। अपन लोग अगला फेज पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या दिया हुआ है, अगेन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको जो याद रखना है वो ये पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए होती हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप marks the start of a second phase of the mitosis, and the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell, ठीक है, and the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage the condensation of chromosome is completed, ठीक है, यहाँ पर कंडेंसेशन क्रोमोसोम का पूरी तरीके से हो चुका होगा। They can be observed clearly under the microscope, यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व होने लगते हैं, इसीलिए ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोमल स्टडीज करने के लिए। This then is a stage at which the morphology of the chromosome is most easily studied, ठीक है, most easily study यहाँ पर हो सकती है, और बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेजिक क्रोमोसोमल स्टडीज करने के लिए। At this stage the metaphase chromosome is made up of two sister chromatids, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलके बने होते हैं, which are held together by the centromere, the small disc shaped structure जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, at the surface of centromere are called kinetochores. These structures are serves as a site of attachment of the spindle fibers, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स आपके सेंट्रोसोम से निकल रहे होंगे वो साइट ऑफ अटैचमेंट है, उसका साइट ऑफ अटैचमेंट है सेंट्रो क्रोमोसोम पर काइनेटोकोर, ठीक है, आपको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये वाली, यहाँ पर आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, सिंपल कंसेप्ट, फाउंड बाय द स्पिंडल फाइबर्स to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. Hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatids
of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fibers from the one pole and its sister chromatids connected by its kinetochore to the spindle fibers from the opposite pole. ठीक है, मेटाफेज को किससे आप लोग कैरेक्टराइज करते हो? कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेटाफेज का ऐसा है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन पर अटैच होंगे, जिसको अपन लोग बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट, एक प्लेन पर आके अटैच होंगे, जिसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक एक एंड अपने अपने पोल्स पे वाले सेंट्रोजोम के स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच होगा. सिंपल. द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो प्लेन जहाँ पर सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं इज रिफर टू एज अ मेटाफेजिक प्लेट. सिंपल. यहाँ पर जब पूरे के पूरे एक लाइन पर अटैच हुए हैं इक्वेटर पर, तो उसी को अपन लोग बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट. द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर, जो आपको याद रखना है क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम. यहाँ पर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं. सेकंड, क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स. मेटाफेजिक प्लेट बनती है और स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच होते हैं. आपको जो मेटाफेज में याद रखना है वो ये दो चीज़ें, ठीक है. और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर बेसिकली स्टडीज होते हैं. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंडेंसेशन क्रोमोसोम का इसी स्टेज पर होता है. सिंपल. जो अगली स्टेज है वो है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? डिवाइडेशन होता है, ठीक है. At the onset of anaphase, each chromosomes are arranged in the metaphasic plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei. ठीक है, जो भी फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका आप लोग जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं उनको नॉर्मल डॉटर क्रोमोसोम बोल सकते हैं वो एनाफेज के टाइम पर. बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स. ऑब्वियसली बात है, उनका माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ. एज ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, जो भी इक्वेटोरियल प्लेट होगा मेटाफेजिक प्लेट होगी वहाँ से, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. Thus the anaphase stage is characterized by following key events. पहला क्या है? centromere splits and the chromatids separate. और सेकंड क्या है? chromatids move to the opposite pole. ठीक है. इसकी खासियत क्या है कि इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसका जो सेंटर होता है वो अपोजिट पोल की तरफ यानी सेंट्रोसोम की तरफ होता है. और जो दोनों आर्म्स है किसके? क्रोमेटिड्स के. मतलब जो उसका सेंटर होगा यानी सेंट्रोमियर होगा किसी भी क्रोमोसोम का, वो टुवर्ड्स दी सेंट्रोजोम होगा ऑफ द सेम पोल. और उसके जो दोनों आर्म्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ होंगे. ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एनाफेज का. और दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं. ठीक है, एक क्रोमोसोम है उसके दो क्रोमेटिड्स है, दोनों के दोनों ऐसे डिवाइड हो रहे होंगे. ठीक है, ऐसे डिवाइड हो रहे होंगे. सिंपल. जो अगली स्टेज है और लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं हम लोग टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस. ठीक है, यहाँ पर डीकंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोसोम्स का. एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी लूज होने लगती है. ठीक है, क्रोमोसोम वगैरह वापस से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट होने लगते हैं. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच अदर ऑफ द टू पोल्स. दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट्स. ठीक है, अगेन जो आपको याद रखना है वो ये 3 पॉइंट्स है. पहला, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड आइडेंटिफाइज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्रोमोसोम नहीं रहता है, वापस से क्रोमेटिन मटेरियल में होने लगता है. ठीक है, सेम अपोजिट है. आप लोग प्रोफेज का अपोजिट कर सकते हो. प्रोफेज में जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर कंडेंसेशन वापस से खत्म होने लगता है ना, डीकंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है. पहली बात. फिर न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में डिसअपियर हो चुका था, यहाँ पर वापस से रीअपियर होने लगता है. डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई. सिंपल. न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फॉर्म, ईआर रीफॉर्म. ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर थे जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो चुके थे वो वापस से रीअपियर होने लगते हैं. सेम प्रोफेज का अपोजिट है टीलोफेज. जो अगली प्रोसेस है वो साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? देखो, अपन लोगों ने एम फेज पढ़ा था, उसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी. एक था कैरियोकाइनेसिस, एक था साइटोकाइनेसिस. देखो, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है. अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? साइटोकाइनेसिस का पहली बात मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना. ठीक है, अब देखो क्या होता है. 2 तरह के सेल्स हैं. एक होता है एनिमल सेल्स और एक होता है प्लांट सेल्स. दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल मिलेगी, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहती है. तो इसमें जो आपको साइटोकाइनेसिस मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रीपीटल टाइप का.
सेंट्रीपिटल मतलब जिसकी ग्रोथ होगी टुवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर उसकी ग्रोथ होगी। अब देखो होता क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, पहली बात ध्यान रखना। आपको टीलोफेज में या टीलोफेज खत्म होते होते दो न्यूक्लियाई मिल गए थे, ठीक है। यहाँ पर दो आपको न्यूक्लियाई मिल गए थे एक सेल के अंदर। अब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना है, तो ये क्या होता है, यहाँ से ऐसी फ्यूरो बनने लगती है, ठीक है, ऐसी फ्यूरो बनने लगती है। देन ठीक है, ऐसी फ्यूरो बनने लगेगी, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ग्रो कर रही है, और अल्टीमेटली ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, जहाँ पर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल टाइप का होता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। इससे सेल फ्यूरो बनती है, इसको बेसिकली बोलते हैं सेल फ्यूरोज, सेल फ्यूरो फॉर्म्स हियर, ठीक है, सिंपल। ये हो जाएगा एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में इसके अपोजिट होता है, ठीक है। प्लांट सेल्स में सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब हुआ अवे फ्रॉम द सेंटर ग्रोथ होने लगती है उसकी। सेंट्रीफ्यूगल की अवे फ्रॉम दी सेंटर उसकी ग्रोथ होने लगती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो दो न्यूक्लियस थे, अब क्या होता है, इसमें बीच में एक सेल प्लेट की जनरेशन होने लगता है, ठीक है, जो कि आगे जाके मिडिल लेमिला को डिनोट करती है, या मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करती है आगे जाके, ठीक है। इसकी ग्रोथ ऐसे होने लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर। आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पर जनरेट होने लगेगी, और यहाँ पर सेल वॉल का जनरेशन होने लगेगा, और दोनों सेल वॉल के बीच में एक मिडिल लेमिला का जनरेशन होने लगेगा, और अल्टीमेटली आपको दो सेल्स अलग अलग मिल जाएगी, और दोनों के बीच में मिडिल लेमिला मिलेगी, दोनों सेल वॉल के बीच में, ठीक है। आया कंसेप्ट समझ में। तो पहले में जो ध्यान रखना है, वो जो एनिमल सेल्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसका डिवीजन साइटोकाइनेसिस का, और जो प्लांट सेल्स होते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। यानी एक में सेंट्रीपिटल होता है और एक में सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पहले सेल प्लेट का सिंथेसिस होता है, जो कि आगे जाके मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, एज अ मिडिल लेमिला रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को, और सेल डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। देखो बहुत सी बार क्या होता है, ये तो क्या एक नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, कि नॉर्मली साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। बहुत सी बार क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, कि एक ही सेल के अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस दिखेंगे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। इसका एक एग्जांपल है कोकोनट टेंडर वाटर, ठीक है। टेंडर कोकोनट वाटर जो रहता है आपका बेसिकली, एनसीईआरटी 12th में एग्जांपल दिया हुआ इसका, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का। टेंडर कोकोनट वाटर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, सिंपल। ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गई उसके लिए, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं साइटोकाइनेसिस की। द mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into the daughter nuclei यानी कैरियोकाइनेसिस,
but call itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called as cytokinesis, at the end of which the cell division gets completed. यानी cytokinesis के बाद में पूरा cell division complete हो जाएगा. In an animal cell this is achieved by the appearance of a furo. ठीक है, वहाँ पर एक फ्यूरो का अपीरेंस होता है, ध्यान रखना, फ्यूरो का अपीरेंस होता है किसमें, एनिमल सेल्स के अंदर, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड्स and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. The plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In the plant cells, the wall formation starts in the center of the cell and grows outwards to meet the existing lateral walls. प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड एज अ सेल प्लेट. ठीक है, बीच में सेल प्लेट होती है जो कि आगे जाके मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करेगी. डेट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organisms, the karyokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises leading to the formation of syncytium. ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जिसको बोलते हैं हम लोग syncytium हो सकती है. एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन दी कोकोनट. ठीक है, जो टेंडर कोकोनट वाटर होता है बेसिकली वो उसी का एग्जांपल होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन का. तो इसी के साथ आपका जो साइटोकाइनेसिस था वो खत्म होता है. अपन लोग अगली स्टेज पढ़ते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है. द माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली. ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है, कोई हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होता है. और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है. कुछ ही ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हैप्लॉयड सेल्स में होता है. However, in some lower plants, in some social insects, haploid cells also divide by the mitosis. ठीक है, कुछ lower plants होते हैं, कुछ ही जिसमें होता है सभी. It is very few essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied about the haploid and diploid insects? The mitosis usually results in the production of diploid daughter cells. जो mitosis होता है usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complements. The growth of a multicellular organisms is due to mitosis. ठीक है, जितनी भी ग्रोथ हो रही है माइटोसिस की वजह से हो रही है. The cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. ठीक है, सेल ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो के बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अल्टरेशन हो रहा है. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. ठीक है, वापस से उसको बराबर मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ता है. A very significant contribution of mitosis is cell repair. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का सेल रिपेयर में. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड. माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसे कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ. अल्टीमेटली जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, चाहे प्लांट्स की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो. ठीक है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, चाहे ब्लड के सेल्स हो, चाहे गट वगैरह की सेल्स हो, एपिडर्मिस लेयर हो सकती है स्किन की, तो कुछ भी हो सकता है, सब में माइटोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो रहा है. तो इसी के साथ जो आपका माइटोटिक डिवीजन है वो पूरी तरीके से खत्म होता है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.